प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वह है क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। मिल जिस गुणात्मक उपयोगितावाद की चर्चा करता है उसकी क्या आलोचना हो सकती है, उसकी क्या कमियां हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मिल के गुणात्मक उपयोगितावाद पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग जैसा कि पिछले व्याख्यान में यह देख चुके हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल सुखों में परिणात्मक भेद के साथ साथ वह गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है। उसका मानना है कि विभिन्न सुखद अनुभवों की वांछनीयता को उनके गुणों के आधार पर निश्चित करना चाहिए, केवल उनसे प्राप्त परिणाम के आधार पर नहीं। इसीलिए वह इंद्रिय सुख की अपेक्षा जो है बौद्धिक सुख को वरीयता प्रदान करता है या वरीय मानता है। अपने इसी मत को अभिव्यक्त व्यक्त करते हुए या ये कहें कि स्पष्ट करते हुए मिल कहता है कि मनुष्यों में पाशविक प्रवृत्तियों की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि की प्रवृत्तियां होती हैं और जब उन्हें इस उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है तो वह किसी ऐसी वस्तु को सुखद नहीं मानते जिनसे ये प्रवृत्तियां संतुष्ट नहीं होती हैं। हम अन्य सभी वस्तुओं का मूल्यांकन करते समय उनके गुण तथा परिणाम दोनों पर विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना मूर्खतापूर्ण बात होगी कि सुख का मूल्यांकन केवल उनके परिणाम पर ही निर्भर है। मिल के उपर्युक्त वक्तव्य से ये स्पष्ट है कि मिल वस्तुतः परिणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है और वो गुणात्मक भेद को वरीय मानता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होगा कि सुख की श्रेष्ठता का निर्णय करने वाला वास्तविक योग्य अधिकारी कौन है? वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि कौन सा सुख श्रेष्ठ है और कौन सा सुख श्रेष्ठ नहीं है, यानी कौन सा सुख जो है वह उत्कृष्ट है और कौन सा सुख जो है वह निकृष्ट है। इसको बताने का योग्य अधिकारी कौन होगा? जे.एस. मिल के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ। इसके उत्तर में मिल यह कहता है कि इसके लिए योग्य निर्णायकों का निर्णय यानी वर्डिक्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जजेज ही मान्य है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निम्नतर तथा उच्चतर कोटि के सुखों का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है, केवल वही इस बात का निर्णय कर सकता है। यानी जज वह व्यक्ति हो सकता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वह हो सकती है जिसने अपने जीवन में उत्कृष्टतम और निकृष्टतम दोनों प्रकार के सुखों को भोगा हो। वही इस बात का निर्णय कर सकता है जो दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव रखता है और ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों के निर्णय को हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी वह व्यक्ति जो दोनों प्रकार के अनुभवों को रखता है और वो जो निर्णय देता है
उसके निर्णय को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और सुखों की उत्कृष्टता तथा निकृष्टता का निर्धारक वही योग्य व्यक्ति है। इसके साथ ही एक अन्य विचारणीय प्रश्न मिल के उपयोगितावाद से यह भी जुड़ता है कि यदि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है और केवल अपने लिए अधिकतम सुख की इच्छा करता है, कामना करता है, तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार आचरण करना उसका कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? यानी यदि हम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार जो है मनुष्य केवल अपने वैयक्तिक हित को चाहता है, और उपयोगितावाद को स्वीकार करें तो उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इन दोनों सिद्धांतों का सामंजस्य एक साथ कैसे हो सकता है? अगर हम पूर्ववर्ती व्याख्यानों पर ध्यान दें तो हम लोगों ने देखा कि इसके लिए बेंथम बाह्य दबावों को महत्वपूर्ण या बाह्य दबाव को वरीय मानता है, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल इन बाह्य दबावों के अतिरिक्त आंतरिक दबाव को भी स्वीकार करता है और वो मानता है कि यह आंतरिक दबाव किसी बाह्य तत्व पर आधारित न होकर के मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक भावना का परिणाम होती है। यानी मनुष्य में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को करने के लिए जो भावना आती है वह भावना उसके सामाजिक भावना का ही परिणाम है। प्रत्येक मनुष्य में दूसरे के साथ मिल करके रहने की स्वाभाविक इच्छा या सुख दुख पर ध्यान देने की स्वाभाविक इच्छा होती है, और इसी सामाजिक भावना से प्रेरित होकर तथा सहानुभूति से प्रेरित होकर वह दूसरे मनुष्यों के लिए कर्तव्य का संपादन करता है। अब यहाँ स्पष्ट है कि बेंथम जिस बाह्य दबाव को स्वीकार करता था उस बाह्य दबाव के अतिरिक्त जॉन स्टुअर्ट मिल एक आंतरिक दबाव को स्वीकार करता है और वो कहता है कि नहीं, यह आंतरिक दबाव मनुष्य के स्वाभाविक सामाजिक भावना पर आधारित है और इसी भावना के वशीभूत होकर मनुष्य अन्य के लिए कर्म का संपादन करता है। तो यह जॉन स्टुअर्ट मिल के यूटिलिटेरियन एथिक्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। अब हम लोग उस दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे और वह है क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, यानी गुणात्मक उपयोगितावाद की क्या कमियां हैं। इन कमियों पर अब हम लोग विचार विमर्श करेंगे। फर्स्ट थिंग्स इज दैट Mill's doctrines is hedonist, so it is open to all the objection against hedonism. Moreover, happiness lies in the harmony of pleasure. While pleasure arises from the gratification of a single isolated desire, Bentham and Mill both fail to recognize this distinction. अब समस्या यह है कि मिल का जो गुणात्मक उपयोगितावादी सिद्धांत है, इस उपयोगितावादी सिद्धांत में वो तमाम कमियां स्वतः आ जाती हैं जो कमियां बेंथम के दर्शन में देखने को मिलती है। पहली बात तो यह है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद
नैतिक सुखवाद का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य वस्तुतः सुख की नहीं, किसी सुखप्रद वस्तु की इच्छा करता है, जिसकी तरफ ध्यान हेनरी सिज्विक ने दिलाया था कि सुखवाद में जो मुख्य बात है वह यह है कि प्रत्येक मनुष्य सुख की नहीं वरन उस सुखद वस्तु की कामना करता है, जिससे कि वह प्राप्त कर लेने पर, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर उसे सुख का अनुभव होता है। यदि प्रत्येक मनुष्य केवल अपने लिए सुख चाहता है तो यह कहना युक्तिसंगत नहीं होगा कि उसे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मिल ने मनुष्य में जिस परोपकार अथवा सामाजिक भावना का आधार प्रस्तुत किया, उससे मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन होता है। यानी मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर जो आरोप प्रत्यारोप हुए उससे बचने के लिए मिल जिस सामाजिकता या परोपकार की बात करता है, उससे मनोवैज्ञानिक सुखवाद का स्वतः ही खंडन होता है। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य इस सामाजिक भावना से प्रेरित होकर दूसरों के सुख के लिए कार्य करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए सुख चाहता है। यदि हम सामाजिक भावना से प्रेरित होकर के हम दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, तो अब हमारे अंदर यदि सामाजिकता की भावना आ गई तो सामाजिकता की भावना का समाहार ही सुख की वैयक्तिकता का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। यानी तब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं केवल अपने सुख की कामना चाहता हूं, अपने सुख की पूर्ति चाहता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल commits the fallacy of figure of speech. He confounds the word desirable with the word capable of bring desire, but that is the desirable which ought to be desired, not that which is capable of being desired. The desirable is not the normal object of desire, but the proper reasonable object of desire. इसको सिद्ध करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो युक्ति दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख की वांछनीयता को समझने का जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रयास किया था, वह प्रयास वस्तुतः भ्रामक है और मनुष्य सुख की इच्छा करता है, अतः सुख वांछनीय है। इस युक्ति में फैलिसी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, यानी अलंकारिक भाषा का दोष मिल के इस युक्ति में विद्यमान है। यहां वांछनीय और इच्छा की जाती है को समानार्थक समझने की भूल की गई है। यानी वांछनीय एक शब्द और इच्छा की जाती है ये दूसरा शब्द है, दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्सअप कर दिया गया है। तो मिल एक प्रकार की ये भूल करता है कि दोनों को समानार्थक मान लेता है। वांछनीय का अर्थ है
जिसकी इच्छा की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि जिसकी इच्छा की जानी चाहिए वह डिजायरेबल है। जो इच्छा की जाती है वो डिजायर है। वह सदा इच्छा करने योग्य हो ये आवश्यक नहीं है। अब उदाहरण के लिए हम ये मान लें कि कोई रोगी है, कोई बीमार व्यक्ति है और उस बीमार व्यक्ति को डॉक्टर ने कुछ चीजों को खाने के लिए मना कर दिया है कि आप इन चीजों को नहीं खा सकते, अगर खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब उस वर्जित पदार्थ को खाने की रोगी में इच्छा होती है। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अगर रोगी में इच्छा हो रही है तो ऐसा वांछनीय नहीं है, ठीक ना? यानी जो इच्छा हो रही है पर वो इच्छा वांछनीय नहीं है, क्योंकि अगर वो वांछनीय हो जाएगी तो उसको खाने से रोगी का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मिल recognize a distinction of quality of pleasure in addition to their quantity, which somehow leads to the introduction of rationalism in his theory. इसके अतिरिक्त अब मिल जो अगले प्रॉब्लम से सफर करता है, दैट इज मिल also commits the fallacy of composition and the fallacy of division. Each person's happiness is good to him, so general happiness is good to the aggregate of people. As happiness is good for A, B's happiness is good for B, and so on. Therefore, A's happiness and B's happiness are good to A plus B. This is the fallacy of composition. The general happiness is good to the aggregate of the all persons. Therefore, the general happiness is good for each person. This involves the fallacy of division. मिल अपने बौद्धिक उपयोगितावाद को सिद्ध करने के लिए जो अगली युक्ति देता है, उस युक्ति में संग्रह मूलक और विग्रह मूलक ये दोनों दोष जो है देखने को मिलते हैं। मिल ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख की वांछनीयता के आधार पर सभी व्यक्तियों के सामान्य सुख की वांछनीयता के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला। यानी वो प्रत्येक व्यक्ति की सुख की वांछनीयता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का सुख वांछनीय है। एक्स का सुख वांछनीय है, वाई का सुख वांछनीय है, जेड का सुख वांछनीय है, इसलिए सभी व्यक्तियों का सुख जो है वांछनीय है, ऐसा वो आर्गुमेंट देता है। अब वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए शुभ है, अतः सभी व्यक्तियों का सामान्य सुख सबके लिए शुभ है। ये जो है तर्क दोषपूर्ण है और इसमें फैलेसी ऑफ डिवीजन देखने को मिलती है। अब फैलेसी ऑफ डिवीजन पर यदि हम विचार करें तो हम ये कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे हम कहें कि इस मशीन का प्रत्येक पुर्जा जो है वो हल्का है, यानी पार्ट एक्स इज लाइट, पार्ट वाई इज लाइट, पार्ट जेड इज लाइट,
अब एक्स पार्ट हल्का है, वाई पार्ट हल्का है, जेड पार्ट हल्का है, अतः पूरी की पूरी मशीन हल्की होगी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर पूरे पार्ट मिल जाएं तो वो मशीन भारी होगी, हल्की नहीं होगी। मिल वस्तुतः इसी दोष से ग्रसित होता है कि वो प्रत्येक के आधार पर कॉमन प्लेजर की बात करता है। इसके अतिरिक्त मिल के आर्गुमेंट में एक कठिनाई ये उपस्थित होती है कि मिल सुखवाद में विश्वास करते हुए भी गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। बौद्धिक सुख शारीरिक सुख के अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि बौद्धिक सुख में ऐसा कौन सा तत्व है जो उसे शारीरिक सुख की अपेक्षा मूल्यवान बनाता है। यानी बौद्धिक सुख में ऐसा क्या है जो शारीरिक सुख में नहीं है। निश्चय ही यह गुण जो होगा वह सुख से कुछ अतिरिक्त होगा, जो केवल सुख नहीं है। और ये सुखों की वांछनीयता को निर्धारित करता है। यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो सुखवाद का स्वतः खंडन हो जाता है, क्योंकि सुखवाद के अनुसार केवल सुख ही परम साध्य है, जबकि बौद्धिक सुख के अपेक्षा शारीरिक सुख निकृष्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्धिक सुख में कुछ ऐसा है जो सुख से अतिरिक्त है। इस आधार पर अनेक विचारक ये कहते हैं कि मिल के सिद्धांत में आत्मसंगति का अभाव है। यानी मिल के यूटिलिटेरियन थ्योरी में एक इनकंसिस्टेंसी जो है वो देखने को मिलती है। और इस बात की ओर संकेत जी.ई. मूर, जॉन एडवर्ड मूर अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया एथिका में इंगित करता है। और वो प्रिंसिपिया एथिका में लिखता है कि यदि आप कहें, जैसा कि मिल कहते हैं, कि सुख के गुण पर ध्यान देना आवश्यक है, तो आप यह नहीं मान रहे हैं कि सुख ही अपने आप में शुभ है। क्योंकि सुख के गुण को आप स्वीकार करके परोक्ष रूप से आप ये मान लेते हैं कि सुख के अतिरिक्त कुछ और भी है जो सभी सुखों में विद्यमान नहीं है। यानी जब सुख में सुख के अतिरिक्त कुछ ऐसा है जो सभी सुख में नहीं है, तो मूर ये दिखाता है कि इससे सुखवाद का स्वयं खंडन हो जाता है। अब बेंथम और मिल की मूल विसंगति यह थी कि कोई भी कर्म या तो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचा सकता है, अथवा कम से कम व्यक्तियों को वो दुख दे सकता है। दो ही कंडीशन है, या तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को वो सुख पहुंचाए, या तो कम से कम व्यक्तियों को दुख पहुंचाए। परंतु जब हम व्यवहारिक दृष्टि में अवलोकन करते हैं या व्यवहारिक दृष्टि पर हम दृष्टिपात करते हैं या नजर डालते हैं, तो देखते हैं कि ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि सुखों की
अधिकता और दुखों की न्यूनता होने में ये अनिवार्यता नहीं है। इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत अनेक परिस्थितियों में हमारे कर्तव्य का निर्धारण जो है वो नहीं कर सकता। यानी मिल कैन नॉट ऑफर a reasonable explanation of moral obligation or sense of duty. He adds internal sanction, and this leads to the introduction of rationalism into his doctrine. Mill's introduction of difference in quality of pleasure made hedonistic calculation empirical. He viewed pain and pleasure as emotional currency that can be measured, but this is wrong. तो मिल ने सुख की उत्कृष्टता को नापने के लिए जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जिक्र किया और स्वार्थी होते हुए भी मनुष्य परार्थ की ओर क्यों अग्रसर होता है, उसके लिए जिस इंटरनल सैंक्शन की बात की, वो सारे के सारे जो आर्गुमेंट थे जॉन स्टुअर्ट मिल के, उसमें कहीं ना कहीं कुछ विसंगति जो है वो देखने को मिलती है। और अगर हम एक क्रिटिकल व्यू डालें तो इतना स्पष्ट है कि जॉन स्टुअर्ट मिल अपने सिद्धांत को जेरेमी बेंथम के परिमाणात्मक उपयोगितावाद से परिमार्जित तो करता है, लेकिन उसके परिमार्जन की भी एक अपनी सीमा है। उस सीमा में कुछ उत्कृष्टता तो है, लेकिन वह उत्कृष्टता तमाम विसंगतियों से भी युक्त है। और अगर उन विसंगतियों पर हम ध्यान दें तो उसके आधार पर मानवीय कर्मों के औचित्य और कर्तव्य का निर्धारण हम इस मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। मिल के सिद्धांत में जो कमियां दृष्टिगत होती हैं, उन कमियों को परिमार्जित करने का प्रयास मिल का जो परिवर्ती विचारक है हेनरी सिज्विक अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में करता है। सिज्विक का उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।